भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कहा मेरी लाडली बहनाएं साथ हैं। लोग कहते थे मीडिया कमेटी की कांटे की टक्कर है। अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है। लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे सोहे करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतेंगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश का परिवार हो गया। और मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आसिफ इकबाल। और आज आपको जिस बात का इंतजार था, या यूं कह लें कि इंतहा हो गई इंतजार की, अब धीरे धीरे आ रही है खबर मेरे यार की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस बात के इंतजार में थे लोग, इस बात को ये सोच रहे थे कि किसकी आखिर सरकार बनने जा रही है, कौन सत्ता पे काबिज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान। जी हाँ, मैं राजस्थान को लेकर इसलिए क्योंकि मालूम था कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आने वाले थे, जिस तरीके के नतीजे आ रहे थे, माना यह जा रहा था कि एग्जिट पोल के आसपास चीजें होंगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। रुझान बिल्कुल उससे अलग आते नजर आए। हमारे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, सागर मिश्रा और अभिषेक विजय, और उनके साथ हैं हिंदुस्तान का वो पैनल जो लगातार सुर्खियों में है। जी हाँ, वो सुबह से आज हमारे साथ है। तमाम बड़े चेहरे जो टीवी पर दिखते भी हैं, बोलते भी हैं और उनकी बातों को लोग अहमियत भी देते हैं। कुछ भी वो कहते हैं वो खबर बनती है। मैं एक बार चाहूंगा अपनी टीम से कि वो तस्वीरें, वो चेहरे जरूर दिखाएं एक बार और, क्योंकि लगातार मैं परिचय इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि लगातार वो परिचय के किसी मोहताज नहीं है, बल्कि वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो हिंदुस्तान के बड़े चेहरों में माने जाते रहे हैं। वो टीवी के बड़े चेहरे जो हमेशा अपनी पहचान खुद के बल पर उन्होंने बनाई है। जो वो कहते हैं, चाहे पार्टी की तरफ से हो या फिर राजनीतिक विषय की तरफ से, वो बातें बहुत अहमियत देती हैं। और हमारे साथ मैं अलग अलग बातें बता दूं कि ये तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस चारों राज्यों की चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक विजय, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की फिलहाल स्थिति अब दिख रही है स्क्रीन पर, सबसे इंपॉर्टेंट है टैली। अगर आप टैली पे नजर डालें तो स्थिति आप देखेंगे कि 3 राज्यों में बीजेपी लीड कर रही है और अब जो वक्त हो चुका है 2 से ज्यादा बज चुके हैं, तो अब यही परिणाम में तब्दील होंगे, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। इसमें ज्यादा चेंजेस जो हैं वो हम नहीं देखेंगे और इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ का ही है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक पंडित थे, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, जितने भी एग्जिट पोल करने वाले थे, उनकी सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई। और भूपेश बघेल का चेहरा ऐसा माना जा रहा था कि वहां सत्ता में वापसी करेंगे भूपेश बघेल, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बिल्कुल सागर, कारणों को तलाशने की जरूरत है, वो धीरे धीरे तलाशने। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास लौटेंगे। सागर, ओवर टू यू। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे अब से कुछ ही देर में, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए 2 पंक्तियां तो आज करीब बनती हैं।
और वो भी क्यों ना, जिस पार्टी ने जीत प्राप्त की हो, अपनी जी जान लगाकर मेहनत से और ग्राउंड पर की गई मेहनत अगर रंग लाए तो फिर चेहरे पर रंगत तो बनती है। कहीं भोपाल तो कहीं पर इंदौर तो कहीं सीएम शिवराज को आप सुन रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर तरफ ढोल और नगाड़ों की आवाज और धुन पर लोग थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें क्या झांकी है सन 2024 के फाइनल मुकाबले की, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि जिसने सेमीफाइनल जीत लिया उसने अपनी पकड़ फाइनल पर बनाई। आमतौर पर इस तरह का नजारा घर पर अपनी शादियों में देखते होंगे, इसी जश्न के माहौल पर देखते होंगे, लेकिन आज ये तस्वीरें बीजेपी की तस्वीरें हैं। क्योंकि आज बड़ा दिन है और बड़े दिन में बड़े नतीजे आ रहे हैं और बड़े नतीजे से बड़ी खुशी होने बहुत लाजमी है। मैं सबसे पहले अभिषेक के पास लौटूंगा। अभिषेक, अपने गेस्ट का परिचय दें और पहले सवाल की शुरुआत भी करें। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए बात अगर हम इन 4 राज्यों की कर रहे हैं, आज से ठीक 5 साल पहले 12 नवंबर का संभवतः दिन था और ये तीनों हिंदी पट्टी राज्य जो है वो कांग्रेस के पास गए थे। उसके बाद 2019 के चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी। तो क्या 2024 के चुनाव पर अब क्या असर होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी जीत रही है, इसका क्या असर होगा? मैं इस समय तेलंगाना का जो हमारा डेस्क है वहां पे हूँ। तेलंगाना की चर्चा करते हैं। तेलंगाना से तो कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले है, लेकिन बाकी जगहों के लिए थोड़ा सा रह गया। देखिए, तेलंगाना की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और तेलंगाना की जनता को ये विश्वास दिलाती है कांग्रेस पार्टी कि हम आपके लिए एक बेहतर तेलंगाना बनाएंगे और एक ऐसा तेलंगाना बनाएंगे जो इतिहास रच कर जाएगा। दूसरी बात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ जनता का आशीर्वाद और जनता का जो जनादेश है वो हमारे पक्ष में नहीं आया। हम उसका सम्मान करते हैं। जनता ने हमें विपक्ष में बैठने को कहा है। हम विपक्ष में बैठकर भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को और वहाँ की सरकार को इस बात के लिए हरदम मजबूर करेंगे कि वो बेहतर राजस्थान और बेहतर मध्य प्रदेश के लिए काम करे। अब अगर तेलंगाना की स्थिति में आपसे समझूं, बीजेपी ने क्या वहां पे उस तरीके से चुनाव लड़ा जिस तरीके से वो बाकी 3 राज्यों में नजर आई? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो तेलंगाना में है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थिति बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 1 सीट थी। हाँ, इस बार कह सकते हैं कि कुछ सीटें जो है उनकी बढ़ी है, क्योंकि केसीआर की अगर हम बात कर रहे हैं, केसीआर ने वादे बहुत सारे कर रखे थे। जनता को होगा कि ये 9 साल तो पिछले 9 साल इन लोगों ने वादों में क्या कहते हैं हम लोगों को घुमा दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले 5 साल भी फिर से वादे। बीजेपी की नजरिए से मैं समझूं तो बीजेपी 10 सीटों पर वहाँ लीड कर रही है, संतुष्ट होगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को संतोष होना चाहिए कि 11 सीटों पर क्या कहते हैं वो लीड कर रहे हैं, कि जहाँ से 1 से 11 तो बहुत प्लस है उसके लिए। वहीं अगर मैं आपसे समझूं सर, तेलंगाना की स्थिति है बड़ी दिलचस्प है। अगर हम देखें तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस कहीं भी फाइट में है। बीजेपी और केसीआर के बीच ये माना जा रहा था कि जबरदस्त टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक जाती है। देखिए, बीजेपी का जो माहौल है वहाँ पे शुरू से ही लगभग मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ज़्यादा मजबूत स्थिति में थी बीजेपी की बजाय। और सबसे बड़ी बात ये रही है इस बार कि जब 2004 में सोनिया गांधी ने अलग राज्य की बात को ओके किया था कि हम लोग अलग राज्य बनाएंगे, उस समय से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छी पोजीशन में थी। पर 2014 में जब केसीआर ने मुख्यमंत्री बने तब उस समय एक बड़े हीरो के रूप में सामने आए थे और आज तक उनका चेहरा उसी रूप में रहा, लेकिन पब्लिक के बीच में वो सही काम नहीं कर पाए। खासकर उनको सबसे ज़्यादा टक्कर मिल रही है तो नॉर्थ तेलंगाना और साउथ तेलंगाना में। नॉर्थ तेलंगाना उनका गढ़ है, जहाँ पे उनका बेटा भी है, उनका भतीजा भी है विधायक। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन वादों को लेकर पिछले 9 साल तक अगर वो वहाँ, देखिए पिछली बार भी आपको याद होगा। ओके, रोल अजय सर चुनाव के नतीजे आए हैं। बीजेपी को रुझान में 3 सीट में बीजेपी आगे चल रही है और जीत नजदीक है, क्या कहेंगे सर? ये देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
और मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन 3 राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा और जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सर, कांग्रेस के नेता दावे कर रहे थे कि जीत राजस्थान में उनकी होगी, मध्य प्रदेश में उनकी जीत होगी। जीत के पोस्टर्स पहले से बना लिए गए थे, मिठाइयां बन चुकी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, तो क्या कहते हैं? देखिए, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। जो चुनाव लड़ता है वो दावा करता ही है, पर जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और मुझे लगता है जनता का ये सपोर्ट आगे देश के भविष्य के लिए और अच्छा उपयोगी होगा। 2024 के लिए मैसेज है सीएम सर। तो ऐसा लगता है गडकरी ने जो सड़कें बनाई हैं उस पर बीजेपी आज पूरा रफ्तार जो है उस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। शायद बुलेट भी आगे आए, इसकी भी उम्मीद सबको है। मैम, अगर तेलंगाना के बारे में मैं समझूं तो कांग्रेस अचानक से इतने ज़बरदस्त फाइट में ऐसा लग रहा है 1-1.5 महीने में आई है। ये इसके पीछे क्या लग रहा है? कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी वहां के लिए रही और बाकी राज्यों के लिए वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए? शायद जो इनके बीआरएस एंड बीजेपी के बीच की जो बात चल रही थी, तो जनता को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इन्हीं दोनों में से किसी एक की सरकार बन रही है, तो जनता का फुल फोकस इनके तरफ था। और कांग्रेस ने अच्छा काम किया, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, कांग्रेस ने वहाँ अच्छा काम किया। बीजेपी की बाकी जगहों पे काफ़ी अच्छे काम है, जो कि हमें क्लियर रिजल्ट दिख रहा है। तो क्या तेलंगाना से बीजेपी ने स्टेप डाउन भी थोड़ा कर लिया था? फोकस उतना नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं मान सकते कि बीजेपी का फोकस नहीं था। ये जनता है, जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रही है। शायद वो वहाँ पे केसीआर की जो अपनी पूरी उनकी जो नेपोटिज्म वगैरह चल रहा था, इनके अगेंस्ट में शायद जनता को पसंद नहीं आया। और ये हम मान सकते हैं कि हाँ, बीजेपी का अगर हम पिछले इलेक्शन से देखें तो काफ़ी अपग्रेडेड है। तो हमें पॉजिटिव दिखना चाहिए कि जहां 1 सीट थी, 1 से आज हम 11 पे पहुंचे हुए हैं। तो क्योंकि हमने हैदराबाद के मेयर इलेक्शंस में देखा था कि किस तरीके की स्थिति वहां बनी थी। सर, जल्दी से 1 दशक में मैं तेलंगाना की जब बात चल रही है तो मैं AIM की बात करना चाहूँगा कि वो 3 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या लोकसभा सीट भी जीत पाएंगे सिद्धूद्दीन ओवैसी, जो पूरे देश भर के मुसलमानों की बात करते हैं, लगातार जिस प्रकार से उन्हें बी पार्टी का नाम दिया जाता है, वहाँ पे वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल अभिषेक, ही दिलचस्प है। अब सागर के पास चलते हैं। सागर, जरा छत्तीसगढ़ का हाल बताइए, जहां सबसे ज्यादा, जैसा अभिषेक ने भी कहा और हम लोगों को भी ये मालूम था कि छत्तीसगढ़ में कुछ नया होने वाला है और कुछ नया हो गया, क्योंकि ये मालूम था कि हो सकता है कि भूपेश 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने झूठे वादे किए, जाकर किसानों के साथ धोखा किया, किसानों का कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा राजस्थान में, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं किया। वहां लोगों ने उनको उनके सबक सिखाई और आज भी मोदी जी का करिश्मा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लोग जो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस कह रही है कि और जो आरोप लगा रही है, वो आरोपों का उत्तर जनता ने मोदी जी को साथ देकर किया है। 9 साल का काम काफी अच्छा 9 साल का काम काफी अच्छा है। इसीलिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही, महिलाओं का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, सभी मुद्दों पर लोगों ने मोदी जी को साथ दिया है। थैंक यू। बिल्कुल सागर, अब एक बात अभिषेक आपसे और सागर दोनों आपसे भी मैं समझना चाहूंगा। देखिए, एक बात उन्होंने जो बोला वो बात बहुत मार्केबल है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अब जो इंडिया गठबंधन था वो कहीं ना कहीं से धत्ता बराता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भी चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को एक बड़ी बैठक बुलाने का आह्वान किया है। अब वो आह्वान होगा, अब वो बैठकें होंगी, अब वो तमाम पार्टियों से बातचीत होंगी जिनसे बातचीत ये लोग नहीं कर रहे थे। सागर, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल एक बार टीम से कहूंगा थोड़ा एम्बियंस कम करिएगा, जो ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। अब जो तमाम आज के दिन गेस्ट हमारे बैठे हैं उनसे बातचीत हम कर लेते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो हुआ क्या इसकी उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि अब क्या है कि कांग्रेस आज के दिन यही कह रही है कि हाँ, हमें हार की आहटें अब सुनाई देने लगी हैं, क्योंकि जीत के इंतजार में मैं कहीं अब गुमनाम हो चुका हूं। वो जीत का इंतजार जिसका था उसमें कांग्रेस अब गुमनाम हो चुकी है। सर, देखिए, वो इसीलिए कि जो काम वो 6 तारीख को करने जा रहे हैं, 6 दिसंबर को करने जा रहे हैं, वही काम अगर उन्होंने 6 अगस्त को कर दिया होता तो ज़्यादा बेहतर था। जब बम्बई में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी तो उसी टाइम सबकी इच्छा थी कि इसके आधार को और बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो इसी में थे कि नहीं, ये तो लोकसभा के लिए होगा, जैसा बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने कहा भी। अगर इसी टाइम से सभी गठबंधन में साथ लेकर के चलने की आदत कांग्रेस ने डाली होती तो आज जो नतीजे भाजपा के पक्ष में दिख रहे हैं वही कांग्रेस के पक्ष में दिखे होते। अभी भी अगर सद्बुद्धि आ जाए तो लोकसभा में कुछ भला हो जाएगा। तो इंडिया अलायंस को इन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया कि अगर ये कदम उठाया जाता और अगर विधानसभा चुनाव को लेकर ये पार्टियां अगर काम करती और अलग थलग नहीं पड़ती तो शायद कुछ बेहतर परिणाम हो सकते थे। सहमत है क्या सर इससे? देखिए सागर जी, यहाँ पर 2 चीजें स्पष्ट करूंगा।
पहली तो ये चीज़, जब हम लोग डबल इंजन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता उस चीज़ को, उसके ऊपर में मोहर लगाना बिल्कुल आप देख रहे हैं, जो कि हर जगह ये चीज़ को प्राथमिकता दी जा रही है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी हमने यही चीज़ कहा, विकास का मॉडल है, निश्चित तौर पर विकास का मॉडल है। दूसरी चीज़ ये है, छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी प्रेडिक्शन थे वो सारे ही बिल्कुल उल्टे थे, लेकिन वहाँ पर भाजपा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, मैं ये कहना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के अंदर में जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता परिवर्तन चाह रही थी। ये जनता का चुनाव था, जनता ने सब कुछ जवाब दिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। वैसे छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर देखिए सट्टा बाजार भी बहुत गर्म था और सट्टों को लेकर हलचल भी बहुत ज्यादा थे, क्या ये भी एक वजह है क्या? इसमें मैं भी चुनाव के जो नतीजे थे मैं वो देख रहा था, तो अभी जो इनकी बढ़त थी बीजेपी की, वो सारी सीटों पे लगभग 4-5-8 हज़ार के ऊपर चली गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्शंस जो हुए हैं वो, ये आप विधानसभा इलेक्शन मत समझिए, ये एक झांकी है जो कि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ये चुनाव उसी स्टाइल में लड़ा गया है जिस स्टाइल में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसी वजह से इतने सारे मंत्री और इतनी पूरी जो ये इनकी पूरा आसला था बीजेपी का, वो इस चुनाव में उतरा और उसका ये परिणाम है कि आज ये वोटों में कन्वर्ट हो गया है। कांग्रेस को इससे सबक लेने की आवश्यकता है, वरना छत्तीसगढ़ जैसा राज्य उनके हाथ से नहीं जाता। वैसे मोदी का नया स्टाइल सागर, एक सवाल मैं आपको बता दूं, बहुत अहम है और सवाल भी नहीं और बल्कि आप भी उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब हैं। मोहम्मद अमीन साहब के बारे में बता दूं कि ये चुनाव अधिकारी रहे हुए हैं, बहुत सारे चुनाव इन्होंने कराए हैं, बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं, आज हमारे साथ अतिथि के तौर पे हैं। मैं इनसे जरूर समझना चाहूंगा, रीजन ये है कि चुनाव खत्म हो गया, अब इल्जाम भी लगेंगे, बड़े सारे आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। ऐसे इल्जाम तो आप लोग हर बार सहते होंगे, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होता होगा दूसरी पार्टी साफ तौर पे आप लोगों को कहती होगी। देखिए, ये एक आम बात है, पार्टियों की जो हारती है वो हमेशा एम्पायर को बेईमान कहती है, कोई इसी की बात नहीं है। और उन्होंने हमेशा इलेक्शन कमीशन को बड़े इल्ज़ाम लगाए। आपने देखा होगा कि जब बैलेट बैग्स को और पेपरों को ये लोग लूट लिया करते थे तो ईवीएम आई, ईवीएम के बारे में भी इन लोगों ने ये कहा, सारी पार्टियों ने भी कहा उसमें कि ईवीएम में हम वोट देते हैं तो हमें पता नहीं हम कहाँ देते हैं, अंधे कुएं में वोट डालते हैं। फिर उसके बाद हमारी वीवीपैट आई जिसमें जस्टिफाई हो गया कि कितने बज के कितने मिनट पर कहाँ पर वोट पड़ रहा है। और अब उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन से तसल्ली नहीं होती तो बेईमानी की बात की जाती है। अरे यही इलेक्शन कमीशन है जो इनके पार्लियामेंट के चुनाव कराता है, यही स्टेट के चुनाव कराता है और ये सर्टिफाई है, न्यायालयों से सर्टिफाई। लोग गए, न्यायालयों ने भी देखा और न्यायालयों ने भी हमारे पक्ष में वोट दिया। और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक क्षमता है देश की, वो हमेशा कराती है, निष्पक्ष रूप से कराती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यही ममता बनर्जी हैं, जब ये तीसरा इलेक्शन लड़ रही थी तब भी हमने ये बात कहा था टीवी पर, आम बात थी कि भाई देखिए, इससे पहले भी यही कमीशन के लोग थे, यही कमीशन संस्था थी जिसने आपको 2 बार मतलब सही तरीके से जिताया और आप जीत के मुख्यमंत्री बनी। आज अगर आप हारे स्थिति हैं हारने के, तो आप ये कहेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर के लोग हैं, ये गृह मंत्री के लोग हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को देखने की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी हमारी इलेक्शन कमीशन इंडिया को कुछ भी कहे। ब्रेकिंग। चलिए फिलहाल बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी को रुझानों में भारी जीत दिखाई दे रही है। राजस्थान से बड़ी खबर, जहां पर रुझानों में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। कई ऐसी सीटें जिसमें जीत और हार का फासला बहुत ज्यादा है और इसलिए इन दिनों राज्यों में कहा जा रहा है कि लगभग अब बीजेपी पूरी तरह से जीत गई है। राजस्थान के राजवाड़ा से राजवर्धन राठौर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भोपाल में अब जश्न का माहौल है सीएम आवास के अंदर और तस्वीरें भी वहां से सामने आई थी। अब हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां जो कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने शिवराज को मान लिया कि मामा फिर वो 5 साल रहे, ताकि ये थोड़ा सा वक्त है, बीजेपी ये डिसाइड करेगी कि चेहरा वाकई में वही रहेंगे या कोई और होगा, ये देखना दिलचस्प। अभिषेक, मैं कहूंगा कि राजस्थान की जो डेस्क है, राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान को आप बहुत बेहतर समझते हैं, कुछ सवाल राजस्थान के डेस्क के ले लें, फिर मैं इधर बढ़ूंगा क्योंकि अमीन साहब ने जितना वक्त दिया है उनसे बात जरूर करूंगा, लेकिन पहले राजस्थान पे आप चलिए। बिल्कुल। अब सर देखिए, अगर राजस्थान की टैली को आप देखें तो 115 पर बीजेपी आगे है, 16 अदर्स जो हैं उनमें से 10 वो हैं जो बीजेपी के आगे हैं, यानी हमारे की लैंडस्लाइड विक्ट्री एक बार फिर से राजस्थान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और बागी बहुत ज्यादा थे, एक रिकॉर्ड 50 बागी थे अभी राजस्थान में, वही के कारण है और इसमें जीत के भी बहुत सारे। ऐसा लगता है अभी 115 पे भारतीय जनता पार्टी है, सरकार तो बनाएगी लेकिन बागी कहीं ना कहीं उनके काम आएंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आने वाले 5 सालों तक का। और लोकसभा चुनाव में भी, चूंकि लोकसभा चुनाव में पिछली बार जो 25 लोकसभा सीट है 24 भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी, एक सीट उनकी गठबंधन जो हनुमान बेनीवाल के पास गई थी। और चूंकि ये चुनाव केवल एक देखिए, जब 2000 तो छोड़ भाई, जा जल्दी जल्दी, बस खुल जाएगा तेरे पे।
पता पहुंच जाएगी पॉइंट दिए इधर मेरा जो अभी रुकियो इसके लिए मैं जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत कार्यकर्ताओं की परिश्रम जीत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता की जीत है, उनकी योजनाओं के समर्थन की है। मध्य प्रदेश सरकार चुनाव का चिट्ठी बदल दिया। सीट पर कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हमारी विक्ट्री मिली है 150 पर जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ये महाविजय मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा, उसकी विजय। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पे एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है ट्विटर पे, मैं आपको बताऊं। देश में एक गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, और ये फोटो है और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े बीजेपी के लीडर हैं, वो सभी लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस फोटो को ट्वीट कर रहे हैं। बार बार हम गारंटी और जिस तरह से लाडली बहन योजना की बात कर रहे थे। आप राजस्थान पे थे अभिषेक। बिल्कुल, गारंटी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा रही और राजस्थान में तो जगह हुई है इसकी चर्चा। सर मैं ये पूछा था, 2018 में हमने देखा मोदी तुझसे बैर ही वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इस बार के चुनाव में क्या वही चीज लगा कि गहलोत तुझसे बैर नहीं लेकिन विधायक तेरी खैर नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने, ये भी एक स्थिति थी कि विधायकों को बहुत खिलाफ रोष था वहाँ पर। स्थितियाँ जो थी विधायकों की बहुत ज़्यादा खराब थी। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, सत्ता पक्ष के जो विपक्ष काम किया वो सत्ता पक्ष ने किया, विपक्ष का सत्ता पक्ष ने किया। सचिन पायलट लगातार 5 साल विपक्ष रूप में रहे राजस्थान में, वो भी एक कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की जीत का। और संगठन जितना अच्छा भारतीय जनता पार्टी का है, चुनाव जितने अच्छे तरीके से वो लड़ती हैं, जमीन से लेकर ऊपर जो नेतृत्व होता है हर जगह बड़ी मजबूती से काम करते हैं। 24 घंटे 7 दिन चुनाव में ओढ़ रहते हैं, तो वो भी एक जीत कारण है। और एक दाव भी खेला उन्होंने कि जो बालकनाथ सहित 7 सांसद उतरे थे, उनका कामयाब रहा है और वो ऐसा करते भी है, वो उनका एक कारण था। बीजेपी का काम ही है चौंकाना और इस बार वाकई में चौंका भी रही है। मैम आप ये चीज समझ जाएंगे, राजस्थान में बार बार क्राइम को लेकर महिलाओं के प्रति जो क्राइम है, चाहे वो बलात्कार के मामले रहे हों, इन मुद्दों को बीजेपी ने पकड़ा। भले ही मुद्दे उठाए लेकिन महिला अत्याचार मुद्दे जो है वो उठाते हैं, वो काम कर गया, ऐसा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बीजेपी ने जो महिलाओं के ऊपर मुद्दा उठाया था वो काम कर गया, इसलिए राजस्थान में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं की वोटिंग रही होगी, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरे हुए हैं। गहलोत जी ने जो भी योजनाएं निकाली वो फुलफिल नहीं हुई, तो लोगों को बदलाव चाहिए था, इसलिए उन्होंने सरकार बदली है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है राजस्थान में सरकार आना। गहलोत साहब ने ये भी कहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड नहीं चला तो हम जीत रहे हैं, आप रखिए। तो क्या हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड चला है यहाँ, या वाकई में वोटर्स ने मान लिया था कि हमें रिवाज अपना कायम रखना है? वोटर्स ने ये मान लिया था कि हमें रिवाज कायम रखना है, इसीलिए ये सबसे बड़ी जीत है। अब चर्चा होगी सीएम को लेकर के। विष्णुप्रिया जी किसको दे रही हैं सीएम, क्योंकि राजस्थान में महिला सीएम रह चुकी हैं वसुंधरा राजे, क्या उनका नाम फिर से आ सकता है सामने? दिया कुमारी, अगर बाकी पे जाए तो बाबा बालकनाथ, उनका नाम काफी ज्यादा है, बाकी और भी नेता है। सीएम के तौर पे क्या महिला को ही देखना चाहेंगे? देखिए आप एक महिला से सवाल करें तो डेफिनेटली महिला को ही देखना चाहूँगी, पर मानना पड़ेगा। देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी और दो रणनीति बनाई, हम लोग को लग रहा था कि मोदी जी के चेहरे पे नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ मोदी जी के चेहरे से काम तो जरूर है। बिकॉज राजस्थान आप देखिए महिलाओं की बात हो रही, महिलाओं के वोट तो गए, बट देखिए जाटों के वोट का भी बहुत बड़ा योगदान था, जो लग रहा कांग्रेस की तरफ जाएगा। बड़ा लग रहा जाटों से ज्यादा क्या गुर्जर वोट्स जो हैं वो, क्या पिछली बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो नाराजगी भी एक जहन में होगी। फिर सचिन पायलट इस तरीके से बगावत की तो उसके बाद उनसे उप मुख्यमंत्री पद भी लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी लिया गया, गुर्जरों की नाराजगी भी लिखी। एब्सोल्युटली, ये छोटी छोटी चीजें होती है। देखिए इसी अगर इंसान काम कर जाता है तो वापस से लोगों का ये हो जाता है ना, आप गलती करते हो, उससे बड़ी गलती ये होती है कि आप उसे सुधारते नहीं हो, तो आपने सुधारी। और देखिए वसुंधरा राजे जी को तो जीतना ही था, मातृ शक्ति है, तो वो तो पीछे जब हुई थी तभी लगा था इतना सब कुछ हो गया था, तो आगे करके बहुत अच्छा स्टेप लिया। दिया कुमारी भी चुनाव जीत गई है। सर यही चीज अगर हम आपसे समझे कि कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त लग रही थी, लेकिन क्या सिर्फ वो ऊपर था, नेताओं में बोलने के कॉन्फिडेंस को देकर कई बार आपका अंदाजा लग जाता है कि हाँ वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर इस बार नहीं था?
देखिए आज का पूरा भाजपा में रहा, मतलब जैसे कि पहले देखा जा रहा था कि जगह कि कांटे की टक्कर, लेकिन कांटे की टक्कर में एग्जिट जो पोल्स है एग्जैक्ट पोल्स बन गए हैं और उससे प्रत्याशी जो है जीत मिली। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि मोदी है मुमकिन वाली बात थी। और दूसरा उसका देखिए मैं थोड़ी सी बताऊँ कि कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में न रह जाए। और दूसरा एक कांग्रेस के देखते मुझे समझ में आती है कि जैसे जब उनको लगता है कि एक जगह जीत गए तो अगली बार वो आश्वस्त करके मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस आते हैं, उनको लगता है कि ठीक अगली बार भी शायद ऐसी। तो कर्नाटक और हिमाचल की जीत ने कहीं हरवाया सबसे और कॉन्फिडेंस। दूसरा उसका एक दो फैक्टर्स और रहे, जैसे कि मतलब एक बड़ा मतलब होता था लोन माफी को लेकर जो किसान की जो कर्ज माफी उसको लेकर के, लेकिन उसमें जैसे कि राहुल गांधी ने बोला था कि अगले 5-7 दिन 10 दिन के अंदर सरकार मंत्री माफ कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके बाद में 19,000 माफी तो हुई थी, किसी के 1.5 रुपए हुए थे, किसी के 15 रुपए हुए थे, ऐसा हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन 19,400 जो किसानों की जुड़की हुई थी जमीन की, उनके आजीविका का स्रोत जो खत्म हो गया वो एक बहुत बड़ा रहा। उसके अलावा अंदर जो अंडरकरेंट जो था बहुत सारा ज्यादा क्राइम जो था काफी ज्यादा बड़ा हुआ। और दूसरे जैसे इनके जो शांति धारीवाल जो थे उन्होंने बोला था कि बेटे मतलब कि मर्दों का प्रदेश है तो इसलिए क्राइम इस तरह के जो है। चलिए ठीक है, ये बहुत सारी चीजें रही ने कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह विधायक बनकर अपने झोटवाड़ा की राजस्थान की सेवा करने और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। राठौर साहब, सांसद रूप में आपके बार का कार्यकाल रहा और अब विधायक रूप में एक नया कार्यकाल शुरू हुआ है, इस तरह देखते हैं आपको। सांसद का बड़ा क्षेत्र होता है, अभी झोटवाड़ा भी हालांकि उसी का हिस्सा है जी, भूमिका रहेगी जी। बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि दायरा भले क्षेत्रफल छोटा हो, लेकिन जिस गहराई तक काम करना पड़ता है, जिस गहराई तक लोगों को जानना और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए अभिषेक, ये बाइट आप बहुत अहम है क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से अब इनको संसदीय से विधायकी के लिए भेजा गया तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं और माना ये जा रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ये जीत भी गए। और जीतने के बाद जिस तरह के दावे हैं कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं आप कि यही होता है किस्मत। केंद्रीय मंत्री थे, अब सांसद थे, अब हो सकता है कि राजस्थान से मंत्री हो जाए। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम, मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके की जंपिंग मेजॉरिटी आई है, कैसे देखते हैं आप? इससे साबित होता है कि जो मामा ने किया है वहाँ पे वो काम जनता ने सराहा है उस काम को, और पिछले 3 बार वो रह चुके, 4थी बार की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं जनता की जीत है और ये उन नीतियों की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में लेके आती है। और आप देखिए कांग्रेस नई चीज़ फैलाई थी कि भाई केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ा रहे हैं, सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें ये कॉन्फिडेंस लूज कर गया, इनको लगता है कि मध्य प्रदेश हाथ से चला जाएगा। तो वो अब दिख गया और नजर आ गया कि स्थिति क्या है। तो अब मुझे जुमलेबाजी में चीजें चलने वाली है नहीं, अब तो जो करेगा वो दिखेगा और जो करेगा वही चलेगा। जो करेगा वो दिखेगा। रुद्र, कैसे देखते हैं? अब तो बहुत दिनों से हम लोग के साथ भी बैठते हैं, तमाम चर्चाएं हुई हैं और कहीं ना कहीं से जो हमने ये कहा था, जो हमने दिखाया था, क्योंकि आपसे भी चर्चा हुई है कि जो हमने एग्जिट पोल दिखाया था वही कहीं ना कहीं से ये साफ होता नजर आ रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि ये छत्तीसगढ़ नेक टू नेक हो सकता है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ में तंपिंग मेजॉरिटी आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर बहुत इश्यू। देखिए, बीजेपी का जो चुनावी रणनीति है वो बहुत ही गंभीरता के साथ उसको लेते हैं और हमेशा से उस पर काम करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस जो थी अति आत्मविश्वास और अहंकार के साथ चुनाव में आ रही थी, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि गठबंधन में उनके साथ अखिलेश यादव थे और एक छोटी सीट पर उनकी बात बनने वाली थी, लेकिन उन्होंने उसको एकदम किनार कर दिया। केवल एक नेता उनके थे जो कमलनाथ, और वो भी अपने ना फिर से जख्म मार कर दिए रत्नेश जी। रत्नेश जी, ये जख्म मारे कर रहे हैं। अभिषेक के साथ आप खड़े, मैं आपसे चाहूंगा कि इनके जख्म का इलाज जरूर करें। क्योंकि रुद्र जी कहेगा कि कांग्रेस पार्टी को अब समझ में आएगा क्योंकि इंडिया गठबंधन और तमाम चीजें थी। अखिलेश यादव को लेकर क्योंकि देखिए सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस आने वाली है अब, क्योंकि अखिलेश यादव क्यों गठबंधन में करेंगे? लोकसभा की 80 सीटों में वो खड़े नहीं होने देंगे कांग्रेस को। तो पुरानी कहावत सुनी थी, मतलब सर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब ये हाथी तमाम सवाल वो खड़े हो रहे हैं। देखिए, उनका काम है सवाल पूछना, सवाल पूछते रहे। लोकसभा चुनाव के लिए जब रणनीति आएगी, जब उसमें गठबंधन की बैठक होगी, कर लिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करिए। आरके मिश्रा से पूछ लो यार। रत्नेश जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती कांग्रेस। मैं आज भी कहता हूँ, अब तो आँख खोलो रत्नेश। मैं आज भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है देश में आपका। अरे आसिफ भाई, आसिफ जी ने रिकॉग्नाइज कर दिया, आसिफ जी आप या कोई ये खाली कहानी मतलब चलेगी नहीं, मतलब तेलंगाना में लगा भेजा ना, बढ़िया सर मालिश करा ना मोदी जी तेलंगाना में। एक राज्य तेलंगाना में सर मालिश हुआ ना। देखिए, तेलंगाना में राहुल गांधी नाम नरेंद्र मोदी था, कौन जीता? तेलंगाना में राहुल गांधी नाम नरेंद्र मोदी था, कौन जीता? अरे सुनिए आरके भैया, सुनिए तो, तेलंगाना में राहुल गांधी नाम जनता ने खुद चुनाव लड़ा है, जनता ने खुद चुनाव लड़ा है और जनता ने दिखा दिया डबल की सरकार कहते हैं निश्चित तौर पर उस विकास को ये तेलंगाना में देखिए रत्नेश जी, तेलंगाना में नरेंद्र मोदी तुरंत फिर हमें जमीन पे उतरना पड़ेगा, करके काम शुरू कर देना है। एक इलेक्शन है, ठीक है, 5 महीने में पार्लियामेंट भी है। कई बार लोग इधर लोकल में वोट अलग से देते हैं, केंद्र के अलग से देते हैं,
तो हमारे पास समय नहीं है बैठ कर हाथ मरोड़ने के लिए। लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल एक बात अभी सागर आपको और अभिषेक आपको तारीफ करनी पड़ेगी रत्नेश की कि देखिए तमाम चीजों के बाद ये अभी तक जंग हारे नहीं है। ये एक सीट को ये 1 को 4 के बराबर समझ रहे हैं और कल मिजोरम के नतीजे आने वाले 1-4 के बराबर, इसलिए ये तमाम लोगों के सामने ये कहे कि एक की जीत बहुत बड़ी है। सागर कक्षा 2 से हम और आप 2 लाइनें सुनते आ रहे हैं जी। खिसियाई बिल्ली खम्मन, बिल्ली नहीं है लेकिन देखिए लोग ये बिल्ली नहीं है, रत्नेश बिलार है जो अपनी चीजों को मानने को तैयार नहीं है। देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि किसी को डार कहे, किसी को कुकुर कहे। राजेश जी आज के पहले जब कई बार डिबेट में हमारे साथ बैठे तो पच्चू राज्य जीतने का दावा करते थे, आज के दिन ये तेलंगाना जीत के बहुत खुश हैं। सुनिए देखिए हम एक चीज बताएं, संतोषम परम सुखम, ये आपको महसूस क्या होगा। और ये देखिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें लगता है मजा तो आप लोग ले। हाँ 55. You can't go to 70. Where are you going to get the votes from? I'm just thinking that they all have to be standing out there. 55. 34 last time. Last time, you know the circumstances. तो circumstances all around Rajasthan था. Otherwise we won Rajasthan. सरकार है ना on that. That has changed. So expectation. During my Allahabad visit, I was trying to find a single poster of Congress candidate. मैं आप ही मेरे को कान I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. Okay, we'll start. Let's get over this. Then we can sit and chat for a little. So सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सूरज को आने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। मेरे से तो इतना ही है। जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी बातचीत चल रही थी और बहुत लाइट मोड पे थी चीजें, लेकिन हम रत्नेश जी की बात सुन रहे थे, सागर से उनकी बात हो रही। सागर कुछ कह रहे क्या रत्न जी? बहुत कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सर, तुम भी ले डूबेंगे। अच्छा, तो राजस्थान में यही चला क्योंकि हमने देखा चुनाव के पहले और ब्रेक के पहले रत्नेश जी मेरे कान में धीरे से बोले जी कि कांग्रेस बेशक हार रही है, हो सकता है कल से मेरा इरादा बदला है बीजेपी की तरफ। नहीं, आप ये बातें नहीं इस प्रकार की मैंने कोई बात नहीं की और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। राहुल गांधी डांटेंगे नहीं आपको? सुनिए, तो मेरी आस्था मेरे नेता राहुल गांधी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी मुझे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए फिर भी मैं ज्वाइन करूंगा। तो कौन करेगा ये काम? नहीं करूंगा क्योंकि इस देश में राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को मना कर दिया है। चलने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सत्ता की दलाली तो कोई भी कर सकता है, सत्ता का विरोध करने के लिए दम होना चाहिए। रत्नेश जी, सत्ता की दलाली तो कोई भी कर सकता है, सत्ता का विरोध करने के लिए दम होना चाहिए। हमारे बाप दादा किया दलाली, जवाब दें सर। 5 सालों से क्या आपने सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग किया 5 सालों से, ये दलाली ही तो था और क्या था? आप दलाली के रूप में जिस तरह से आप चाहे बोफोर्स हो। अब हम रोक रहे एक सेकंड रत्नेश, एक सेकंड देखिए हमारे साथ एक सेकंड रत्नेश, अरे मैंने खत्म कर, सुन लीजिए एक सेकंड रत्नेश जी, रोक रहे हैं, आप लीजिए एक सेकंड। अरे भाई सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं है। अरे हो गया। सुनिए रत्नेश जी हमारे साथ अमीन साहब हैं, जरा एक सवाल ले लें दीजिए, सवाल ले लें दीजिए अमीन साहब से। बहुत सीजन नहीं कोई बात नहीं, आप शांति बरतिए, ठंडा पानी पीजिए। भाजपा 18 साल के सरकार के बावजूद मध्य प्रदेश में 2/3 से बहुमत जीत रही। राजस्थान में सिर्फ ये रिवाज नहीं पलट रहा है, निर्णायक जीत हो रही, बड़ी जीत। कांग्रेस पार्टी 60% पे निपट गई। छत्तीसगढ़ में तो आप लोग मानते ही नहीं थे, मैं तो वहाँ काम करता हूँ, पहले प्रभारी रहा हूँ। वहाँ के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं, और जिस तरह राज भूपेश बघेल ने किया तो हार नहीं था। तो ये समझिए अब देश इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर विश्वास, विकास और मोदी जी के साथ चलना है।
जो मोदी गारंटी है ना, लोग मानते हैं, जमीन दिखाई पड़ता है। अगर टीके लगे, मैंने पूछा टीके लगे, खबर मोबाइल पे आई, और बहनों के अकाउंट पैसा गया तो गया, किसानों के अकाउंट पैसा गया तो गया, सड़कें बनी हैं तो बनी हैं, पत्रकार देते थे भाई कौन है, एमपी सड़कें, छत्तीसगढ़ सड़कें, नेशनल हाईवे। तो ये जो बदलाव है देश में, बड़ा बदलाव है, इसलिए। और जात पात की पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा विराम लगा है। मोदी जी कहा मेरे लिए किसान, युवा, बहनें, बेटियां और नौजवान, और ये बिल्कुल हमारे साथ अमीन साहब हैं। अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि अमीन साहब का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही कई सारे इन्होंने देखे हैं, बहुत नज़दीक देखे हैं, प्रोटोकॉल अधिकारी रहे हैं। अमीन साहब, अगर चुनाव की बात कर ले हम, चुनाव जैसे अभी आरोप प्रत्यारोप को अगर हम साइड करते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 फेज चुनाव हुए, बाकी राज्यों में 1-1 फेज चुनाव हुए, क्या वजह मानते हैं और कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं तमाम चीज़ों को? क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें हो जाए, कोई भी आरोप लगा रहे तो आप लोगों को प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा बरतना पड़ता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, बंगाल के चुनाव हुए थे साथ में, और इसके चुनाव हुए थे, जिसमें तो चेन्नई था, केरला था, उसमें भी 1 फेज में हुआ, और बंगाल के अंदर 7 फेज हुआ था। इसी तरीके की परिस्थिति होती है, स्थिति होती है, भौगोलिक की स्थिति होती है। आप देखेंगे कि वहाँ पे नक्सलाइट एरिया था, जिसके लिए अपोजिशन बहुत ज़्यादा हुआ एंड कराई किया कि साहब ये इलेक्शन 2 फेज में क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे इलेक्शन कराने के जो तरीके हैं इलेक्शन कमीशन के, उसमें सबसे पहले तो वहाँ सिचुएशन देखी जाती है कि वहाँ पर स्थिति क्या है, कैसे हैं। देखिए, आतंकवादी और नक्सलाइट एरिया में बहुत ज़्यादा फोर्सेस की ज़रूरत होती है। उनकी ब्रीफिंग लेने के बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद किस तरह चुनाव कितने फेज में कराया जाए। तो पहले ही नक्सलाइट एरिया में चुनाव कराया गया था। एक सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। कांग्रेस पार्टी लगातार 9 सालों का अगर हम देखें, 9 सालों में जितने भी चुनाव वो डिफीट हुए, जितने भी चुनाव हारते हैं, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है उसको कंट्रोलिंग पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है, और इस तरह के इल्जाम बहुत लगते हैं। ऐसे इल्जामों को कैसे देते हैं आप, और क्या है? इलेक्शन कमीशन इस बातों को नकार देता है और ना ही इन बातों को सुनता है। उसका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना देश के अंदर, वो निष्पक्ष चुनाव कराता है और उसके रिजल्ट जनता देती है। हमारा सीधा वास्ता सिर्फ वोटर से होता है। आप देखेंगे इस बात को कि इनकी जो कांग्रेस वाले इस बात को कहते हैं पूरे देश में कि ये हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। मैं इनको क्लियर कट बता दूं, अगर ये भूल गए हैं तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कांग्रेस को देश के कि आपको याद होगा कि आपने पहले MSG को अपना MP बनाया और उसके बाद पहले चुनाव आयुक्त बनाया, उसके बाद पहले MP बनाया, MLA बनाया और चुनाव आयुक्त बनाया। ये हमारे देखने में नहीं आया आज तक याददाश्त में कि बीजेपी ऐसा किसी को किया हो। और कई बार ये उठती बात, लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन के वर्किंग में ना तो देश का प्रधानमंत्री इंटरफेरेंस करते, ना देश के गृह मंत्री करते, और ना ही करना चाहिए। निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से चुनाव कराने की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। धन्यवाद। अभिषेक, एक बात, छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर बड़ा ही पेचीदगी है। छत्तीसगढ़ को लेकर किसी ने नहीं सोचा, विरोधी बैठे हुए हैं, बहुत सारे सोशलिस्ट भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं, कोई बात मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे इस पोजीशन में पहुंचेगी। सागर भी लगातार चर्चा का हिस्सा रहे, तो क्या लगता है, आपके साथ पैनल है, जरा पूछिए ना कि क्यों ऐसा हुआ। मैं आशिफ जी क्लियर कहता हूँ, ये बीजेपी को खुद नहीं लगा होगा। आर.के. मिश्रा जी, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ अभी तक की सियासत को, जितना मैंने समझा है, छत्तीसगढ़ को लेकर के तो शायद बीजेपी इतनी शिफ्ट थी क्या? देखिए, एक चीज है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में आप ये कह सकते हैं जो कि 100% कर रहे हैं। अब वो समीक्षा करेंगे बैठ के। साधारणतः होता है कि जो हार जाते हैं वो समीक्षा करते रहते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा किसको समझे? भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता होगा जो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश को फिर विकास करती है। हम सोच रहे हैं कि शायद आप मुख्यमंत्री आप सोचते रहिए, इतनी बड़ी तैयार पहले से तैयार थे। बिल्कुल तैयार थे। वहाँ उनके साथ स्मृति ईरानी, तो अब एक तरीके से जश्न का माहौल है। हाँ सर, छत्तीसगढ़ को लेके निश्चित तौर पर अभिषेक, ये चीज जरूर यहाँ पर कहूंगा, जो विषय थे छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था और भाजपा ने उस विषय को जनता के सामने रखा। अब देखिए, सरकार में है, आपकी उदासीनता जनता के प्रति अगर ये इस तरह से होगा तो निश्चित तौर पर जनता, देखिए 2014 के बाद ट्रेंड खत्म, मतलब कम हो गया, जो कि आप किसी चीज की एक बपौर समझेंगे, ये चीज खत्म हो गया। राजनीति का जो एक ट्रेंड था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब काम करेंगे जमीन पर, निश्चित तौर पर जनता आपको आशीर्वाद देगी, नहीं करेंगे जनता आशीर्वाद बिल्कुल नहीं देगी। छत्तीसगढ़ के अंदर में यही हुआ, जिस तरह से भ्रष्टाचार को और जिस तरह से जनता के जो मुद्दे थे उसके प्रति जो उदासीनता वहाँ की सरकार की थी, बघेल साहब की थी, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता उसको नकारी और भाजपा को पुनः आशीर्वाद देने का काम किया। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब देखिए, महादेव ऐप अचानक से आता है और ऐसा लगता है, हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बॉडी लैंग्वेज जो है उस समय चेंज हो गया था, बाद में फिर वो कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन वो परसेंटेज अब आगे क्लियर होगा कि महिलाओं का कितना वोट पड़ा है और वो बीजेपी के पक्ष में कितना गया है। क्या महादेव ऐप और महिला आरक्षण जो था, क्या उसका भी असर जो है वो हमने देखा है छत्तीसगढ़ में? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण का जो मामला था वो कहीं ना कहीं उसने जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया है। दूसरा, जिस महादेव ऐप की आप चर्चा कर रहे हैं, उस महादेव ऐप का जो वो पूरा प्रकरण था, उसके आने के बाद में
कांग्रेस को भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है सरकार को चलाने को लेकर और बाकी चीजों को लेकर बहुत बुरी धूमिल हुई है। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस को ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो छत्तीसगढ़ को लूज कर देंगे। इवन जब वो अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाते होंगे तो उस वक्त वो बाकी राज्यों पे चर्चा करते होंगे चले जाने में। और बीजेपी ने भी वही काम किया कि बीजेपी सोचती थी कि यहाँ पर हम उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल नहीं। महादेव ऐप की जब से चर्चा हुई तब से तो ऐसा लगा कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा दी छत्तीसगढ़ में। हाँ, तभी से थोड़ी कहानी बननी शुरू हो गई, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज थी अगर होंगे वो मुख्यमंत्री जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई थी और रमन सिंह जी और बाकी जितने भी वहां के जो राज्य के नेता हैं वो सब उनके हमलावर हो गए थे। उसको लेकर के उन्होंने इस तरह से अपने आप को बचाया, उससे बाहर निकाला, लेकिन अंततः हार कर ही वहां से निकलना पड़ा। बिल्कुल अभिषेक, अब आपके पास रहेंगे। सागर, राजस्थान की बात कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान अगर छत्तीसगढ़ के बाद कोई कंपटीशन था यहाँ पे राजस्थान को लेकर बड़े सारे उठा थे, और जिस तरीके से वसुंधरा राजे की बयान सुन रहे हैं हम कि अब वहाँ मुख्यमंत्री को लेकर बहुत डाउट नहीं है। जिस तरीके से कल से आप भी बता रहे हैं, लगातार आप मॉनिटर करते हैं राजस्थान को, कि राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे बहुत एक्टिव हैं तमाम चीजों को लेकर, और 2 दिनों से लगातार देखा जा रहा है वो किसी से मिलना, बैकों को कंग्रेचुलेट करना और तमाम चीजों को बंदी करना, इकट्ठा करना। तो ये बड़ा चैलेंज है राजस्थान को लेकर। आपके साथ पैनल है, पूछिए कि राजस्थान में कोई कंफ्यूजन अब रह गया मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर, या फिर जो होना है वो है? देखिए, बिल्कुल मरुधरा की धरा पर बीजेपी वापसी हो चली है, क्योंकि रिवाज यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि कायम रहने वाला है। दीप भाई 71,000 वोटों से जीत गए और अब लगभग बीजेपी बहुमत के बहुत ज्यादा करीब है। क्या लग रहा है कि अब कहीं से वापसी नहीं दे रही है कांग्रेस की? वजह क्या आपको लग रही है इस पीछे? बिल्कुल कांग्रेस कहीं दूर दूर तक वापसी आती नहीं दिखाई दे रही है। वो कारण एक बड़ा है कि एक तो रिवाज वहाँ जो है वो चला लगातार जो 30 साल से जारी है। 1993 में पहली बार ऐसा हुआ था, ये एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, वहाँ के जो कार्य थे गहलोत जी के विधायकों के बहुत बड़ा माहौल था, वो एक बड़ा कारण है। और इस बीच में एक बात कहना चाहूँगा, न्यूज इंडिया को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जब पहले हम लगातार डिबेट में बैठे हैं तो आपने जो सर्वे थे आपके जो लगातार आप दिखा रहे थे वो सही उतरे हैं। और ये आपका राजस्थान आपने कहा था, मध्य प्रदेश बहुत धन्यवाद आपने कहा था कि ये पोजीशन होने की संभावनाएं हैं। और मैं एक बात बहुत महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है पहले से आइडिया जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती है, ऐसा मुझे आप कारपेट को, आपकी ग्रीन जमीन को देख करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है इसी प्रकार से आप रेड कारपेट और ग्रीन आपकी दिखाई दे रहा लगातार मैं महसूस कर रहा हूँ। शायद आपको पहले से अंदाजा कुछ और ज्यादा था। नहीं, वैसे आपने राजस्थान में रेड कारपेट दिखा होगा सीएम साहब के लिए, आज हमने आप लिए बिछाया था। सर बहुत शुक्रिया आप लोगों ने तारीफ की हमारी टीम की सर्वे को लेकर, क्योंकि हमारे सर्वे भी बहुत सटीक साबित हुए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या राजस्थान की जनता अपने जहन में ये बात रखकर चल रही है कि हाँ 5 साल के बाद हमें सरकार बदलनी है, या फिर कोई सरकार ऐसी आई नहीं जो ये दावा कर सके कि हाँ हम वापस आ पाएंगे, हमने ऐसा काम किया है? मैम क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई सरकार ऐसी आई नहीं है जिसमें दावा करे भारतीय जनता पार्टी के काम की सराहना करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार ने जो जो कार्य करने की है और गहलोत जी जो जो प्रोमिसेस है वो पूरे ना होने के कारण बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन मिला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दिया मैडम और वसुंधरा राजे जी की जीत कंफर्म हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस दूर दूर कहीं दिखाई दी। अभी देर पहले अभिषेक जब आपने रिएक्शन लिया था विष्णुप्रिया जी से, तो ये कही कि मैं महिला हूं तो मैं चाहूंगी कि महिला ही सीएम बने। मैडम पुरुष प्रधान देश है, हमारे बारे में भी थोड़ा सोचा करिए। वसुंधरा राजे क्योंकि इस बार पुरुष आ जाए। सागर, राजस्थान के मंत्री कहा करते थे कि मर्दों का प्रदेश है, प्रधान ही रखना है। मतलब देखिए 21st सेंचुरी आ चुका है और अभी इनको पुरुष प्रधान रखना है। देखिए इक्वालिटी का ज़माना है, फेमिनिज्म का ज़माना है, कैसी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल मैं चाहूँगी कि महिला ही सीएम रहे। देखिए महिला सृजनकर्ता होती हैं और महिला के नेतृत्व में जब जीवन चलता है तो सरकार कैसे, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रही बात अगर अभी कांग्रेस की भी है तो देखिए मेहनत उन्होंने भी है, इसमें भी कोई हो राय नहीं है। कांग्रेस की छवि पहले से बहुत ठीक भी हुई है। जो दावे उन्होंने किए थे, जो प्रोमिसेस किए थे अभी के उससे खास अलग नहीं है। लेकिन भरोसे की बात, देखिए दिल जीत या बीजेपी पहले, कांग्रेस थोड़ा पीछे गई। क्या पता आने टाइम में कांग्रेस और मेहनत करे, अपनी गलतियों पे और काम करे, वो भी दिल जीत ले। ठीक है सर, क्या लग रहा है कि पायलट साहब जो बगावती तेवर अपनाए थे राजस्थान में, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमने देखा राजस्थान के अंदर, यही सारे फैक्टर मिलाकर कांग्रेस पर हावी पड़े, नहीं तो हो सकता है वापसी हो सकती थी। बिल्कुल आप ये कह रहे थे कि योजनाएं जो गहलोत जी लेके, तो अगर आज से 6 महीने पहले उनका अनाउंसमेंट करते तो शायद ऐसा कुछ रहता है, लेकिन 90 सीट आती, 95 सीट आती है, या एक कॉन्ट्रैक्टर वाली जो बातचीत हो रही थी वो होती। लेकिन दूसरा कहने का गुजर जो थे उनको, क्योंकि जैसे कि इनके पिताजी जो है राजेश पायलट जी, उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है, तो उससे जब करते हुए गहलोत जी बार बार बोलते थे कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। जैसे कि 3-4 दिन पहले में इंटरव्यू सुना था तो उसने बोले मुख्यमंत्री और होगा कौन। फिर उन्होंने बोले जो एंकर थे उन्हें बड़े आंसू पूछा कि मतलब है कि क्या ये जो पायलट है इनको बना सकते हैं कि वो क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम लगातार चर्चा चल रही है। एक बात और समझना होगा कि अभी जैसा कि हमारे रिपोर्ट से हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हैं, उन लोगों ने एक नया नाम दिया है राजस्थान में, जो वो चर्चा में बीजेपी ऑफिस में बालक महतो का नाम दिया है, और वो लोग कह रहे हैं कि इस नाम पे चर्चा पर चालू हो गई है। मतलब जो मुख्यमंत्री के बड़े चेहरों की बात हम कर रहे थे, उसमें एक नया नाम अभी मैसेज आया, और लगातार हमारे ग्राउंड जीरो हीरो भी लगातार वहां बने हुए हैं, तमाम बूथ पे थे। सुबह से वो लगातार बूथ की जो खबरें आ रही थी वो दे रहे थे, राज्यों में किस तरीके से मिजाज बदल रहे हैं वो बता रहे थे। और जिस तरीके से हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि जो न्यूज इंडिया ने वादा किया था, जो चीजें बताई थी, उसके आसपास इर्द गिर्द ये तमाम नतीजे
दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि न्यूज इंडिया वो कहता है और उसी पर तमाम जनता जनार्दन जो आम दर्शक हैं हमारे वो इस पर मुहर लगाते हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है क्योंकि यहाँ खबरों का इंतजार नहीं रुकता है। धन्यवाद।